हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूपीएससी टॉपिक वाइज। अपन को आज एक नया जीएस का टॉपिक पढ़ना है, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। अभी लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया में बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक आउटलुक देखना है कि कैसे लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मुगल सिस्टम में क्या लैंड रेवेन्यू सिस्टम, क्या लैंड रिकॉर्ड सिस्टम कैसे चलता था, क्या रिफॉर्म्स उसमें इंट्रोड्यूस किए ब्रिटिशर्स ने। देन ब्रिटिशर्स ने जो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए दैट विल बिकम द लैंड रिकॉर्ड सिस्टम एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम। नाउ व्हाट ऑल रिफॉर्म आर टेकन प्लेस पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो ये सारा कुछ पढ़ना है, तो अपन इसको कैटेगराइज कर देते हैं। पहले अपन लैंड रिफॉर्म को पढ़ेंगे मुगल पीरियड में। मुगल पीरियड में क्या लैंड रिफॉर्म्स हुए मुगल पीरियड में। फिर इसके बाद जो ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, और फिर अपन पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस। ओके, सो वी विल डिवाइड लैंड रिफॉर्म्स का स्टडी इन 3 कैटेगरीज। और सबसे पहले अपन देखते हैं मुगल्स, और एक मैंने टाइमलाइन बना के रखी है इसकी, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले मुगल पीरियड में क्या चल रहा था। मुगल पीरियड वाज एक्चुअली, मुगल्स में जो मुगल हेड होते थे उनको अपन एम्परर बोलते थे। और एम्परर वाज अ पर्सन हु अपॉइंट वन दीवान, एक दीवान अपॉइंट करता था, हु इज प्रेजेंट डे सीए बोल सकते हैं इसको, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसका काम क्या होता था? इसका काम होता था ऑडिट करने का। किस चीज़ को ऑडिट करता था? जो ज़मींदार होते थे, ये जो ज़मींदार होते थे इनके जो फंक्शंस होते थे, मतलब जैसे इसका एक ही फंक्शन होता था एज सच, मोटे मोटे हिसाब में इसका लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का फंक्शन हुआ करता था। तो जब ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके आता था, उस लैंड रेवेन्यू को ऑडिट करने का काम करता था दीवान। अभी ये जो ज़मींदार हुआ करता था, दिस ज़मींदार यूज टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पीसेंट्स। पीसेंट्स कौन? द पर्सन हु इज वर्किंग ऑन द फील्ड ऑफ लैंड in order to feed their family. Okay, so emperor, diwan, zamindar and peasants, these are the 4 person involved in that land revenue वाला system and land record also. Actually land record वाला जो मतलब land record management was not good, so there was lack of land records, that's why the land management was not that efficient. Okay, फिर ब्रिटिश पीरियड आया। ब्रिटिश पीरियड में इसमें प्रॉब्लम क्या था? इसमें प्रॉब्लम ये था कि सबसे पहले तो इसमें एक स्टार मार्क लगा के जो ज़मींदार है ना, इसको पढ़ना है अपन को। व्हाट वाज द रोल ऑफ ज़मींदार ड्यूरिंग मुगल पीरियड एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ ज़मींदार इन परमानेंट सेटलमेंट, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ज़मींदारी सिस्टम। और इसका क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में, और मुझे नहीं लगता मेंस में आएगा, बट प्रीलिम्स में बनता है इसका क्वेश्चन। तो वो अपन डिफरेंस देखेंगे कि ज़मींदार उस टाइम पे और इस टाइम पे क्या डिफरेंस, मतलब दोनों के फंक्शंस में क्या डिफरेंस हुआ करता था। तो अभी आते हैं अपन ब्रिटिश पीरियड में। ब्रिटिश पीरियड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बनता है। और ये जो मैप बना है इसको समझ लेना तो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इसमें 3 सिस्टम, परमानेंट, रैयतवारी एंड महलवारी, ये 3 सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए। अभी देखो परमानेंट सिस्टम, नाम से परमानेंट मतलब दैट इज़ परमानेंट। ओके, मतलब टैक्स जो होगा लैंड पे, लैंड प्रोडक्शन पे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे जो टैक्स होगा दैट विल बी फिक्स्ड। ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड परमानेंट सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जमींदारी सिस्टम बिकॉज देयर वॉज अ मिडल मैन कॉल्ड जमींदार। ओके, अभी आपको कन्फ्यूजन, इधर पे भी ज़मींदार है, इधर पे भी ज़मींदार है, तो सिस्टम तो सेम ही हुआ, क्या डिफरेंस है? उसका डिफरेंस अपन पढ़ेंगे व्हेन वी विल बी लुकिंग दीज परमानेंट सिस्टम एंड रैयतवारी सिस्टम, महलवारी इन डिटेल। ओके, फिर इसके बाद हाँ, इजारेदारी सिस्टम। अभी ये जो इजारेदारी सिस्टम है, इसमें ये सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ बिडिंग हुआ करता था। बिडिंग मतलब बोली लगाना, है ना। बिडिंग मतलब ऑक्शनिंग करना। ओके, तो इसमें होता क्या था? इसमें ये होता था कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता था, और इन लोगों के बीच में इसकी नीलामी की जाती थी इस ज़मीन की, कि जो सबसे ज़्यादा बिड लगाएगा उसके पास लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स आ जाएंगे। क्या राइट्स आ जाएंगे? लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स। मान लो इधर पे 50 लोग बैठे हैं, उसमें एक मैं भी हूँ, तो 51 लोग बैठे हैं। अभी मैं इधर पे बैठ के कुछ भी अनाप शनाप कोई भी हाई बिड दे देता हूँ। बिड मतलब बोली, अभी बताया है ना, बिड दे देता हूँ। सो दिस बिड का जो अमाउंट होगा वो मैं कहाँ से लाऊंगा?
वो मैं टैक्स जो इम्पोज कर रहा हूँ, बिकॉज लैंड रेवेन्यू कलेक्शन राइट तो मेरे पास है, तो टैक्स जो लैंड पे जो पीजेंट्स पे लगाऊंगा वो हाई कर दूंगा. When the production is same, tax is high, obviously there will be anarchy, there will be problems. तो इस प्रॉब्लम के कारण जो बिडिंग का अमाउंट होता था, दैट वाज नॉट फुलफिल्ड बाय दिस मिडल मैन, दैट इज बिडर. ओके, सो ये जो बिडर होता था ये फंक्शंस अपने फेल कर जाता था. क्यों कर जाता था? क्योंकि वो उतना लैंड रेवेन्यू कलेक्शन कर ही नहीं पाता था कि वो बिडिंग अमाउंट भी पे कर पाए. तो इस कारण से ये एक तो पीजेंट्स के लिए भी प्रॉब्लमेटिक था, और कंपनी ऑब्वियसली जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके लिए प्रॉब्लमेटिक था, और दैट वाज डिसेप्टिव एज वेल. ओके, अभी इसके बाद अपन देखते हैं ये तीनों सिस्टम डिटेल में. इसका बस एक चीज़ याद रखना कि जो महलवारी सिस्टम है, इट वाज इन सेंट्रल इंडिया, इट वाज इन पंजाब वाला रीजन, सेंट्रल इंडिया. एंड ये जो गंगा यमुना दोआब है ना, इस वाले रीजन पे महलवारी सिस्टम आया था. एक ग्रीन और एक ग्रीन इमेज बना लो इसकी बिल्कुल एकदम फिक्स करके. ओके, फिर इसके बाद परमानेंट सेटलमेंट. देखो, परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था बंगाल वाले रीजन में. ओके, और ये यूपी वाला कुछ रीजन था उसमें, और वेस्ट बंगाल वाला रीजन था, और आज का बांग्लादेश जो था उसका रीजन था. अभी इसके अलावा एक रीज़न और था जो बहुत सारी बुक्स में और नोट्स में मिसिंग होता है, वो इग्नू में है. ओके, इग्नू में है तो आपको बिलीव करना पड़ेगा क्योंकि इग्नू इज़ अ स्टैंडर्ड सोर्स. ओके, फिर इसमें एक और जो जगह है वो है नदन मद्रास. अभी जो नदन मद्रास प्रोविंस है ना, दैट वाज अंडर परमानेंट और ज़मींदारी सिस्टम. मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये वाला सिस्टम सबको पता होता है, बट नदन मद्रास प्रोविंस वाज अंडर ज़मींदारी सिस्टम. ये बहुत कम लोगों को पता होता है. ये प्रीलिम्स में थोड़ा थोड़ा सा बारीक बारीक चीज़ें पूछ लेते हैं लोग, फिर उसमें अपन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. सोचेंगे मद्रास में तो रैयतवाड़ी था, तो मद्रास में तो रैयतवाड़ी था, बट नदन मद्रास वाला जो डिस्ट्रिक्ट्स थे ना, उसमें कौन सा था? इसमें परमानेंट सेटलमेंट, दैट इज़ ज़मींदारी सिस्टम था. ओके, अभी इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे. फिर आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस. अभी देखो इधर पे क्या प्रॉब्लम्स था. इधर पे लैंड रेवेन्यू बहुत हाई था ना, बोलो हाँ था. ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट के अंदर ज़मींदार भी एज अ मिडल मैन रोल प्ले करता था, तो इनका भी कुछ कमीशन हुआ करता था. सो रैयतवाड़ी छोड़ दो, रैयतवाड़ी में मिडल मैन नहीं हुआ करते थे, बट एज सच परमानेंट सेटलमेंट इस वाले पूरी बड़ा रीज़न था यार. अराउंड 19% रीज़न परमानेंट सेटलमेंट के अंदर आता है. अपन उसको डिटेल में देखते हैं अभी. फिर इसके बाद तो ये सब प्रॉब्लम्स थे. ओके, और देखो पीजेंट्स जो हुआ करते थे, they were not the landowner. Okay, they were the land worker, they were the agriculture worker. तो उनको एक पार्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया जाता था. they were not the landowner. I repeat, peasant during British period was not the landowner, so they were marginalized. Okay, so there was tenancy problems. Okay, अभी इसमें इंटरमीडिएटरी प्रॉब्लम थी, टेनेंसी प्रॉब्लम्स थे. देखो लैंड होल्डिंग क्या थी? कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ लैंड होल्डिंग थी. ओके, मतलब बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे, दे वर लैंड ओनर, एंड दे वर द लैंड ओनर ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एकर्स ऑफ लैंड. ओके, सो ये प्रॉब्लम थी. और लैंड कंसोलिडेशन, ऑब्वियसली देयर वाज लैंड फ्रेगमेंटेशन इन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड ड्यू टू मिसमैनेजमेंट और ड्यू टू लैक ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स. अभी ये आउटलुक देख लो आप. इसमें पहले अपन ने मुग़ल देख लिया, ब्रिटिश पीरियड देख लिया, और पोस्ट इंडिपेंडेंस देख लिया. अभी मुग़ल पीरियड में ऐसा ज़्यादा पढ़ने का नहीं है. इसमें जो टर्म्स होते हैं वी विल रीड आउट इन हिस्ट्री. जब प्रीलिम्स आएगा तब उस टाइम पे छोटे छोटे वीडियोस निकालूंगा, उसमें मैं ये सब कुछ बताऊंगा. तो अपन पढ़ते हैं ब्रिटिश पीरियड. बट अपन को देखना है कि जो जमींदार हुआ करते थे, द जमींदार ड्यूरिंग मुग़ल पीरियड एंड द जमींदार ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, दैट इज़ एन परमानेंट सिस्टम वॉज. सो अपन को क्या पढ़ना है? अपन को पढ़ना है जो जमींदार हुआ करते थे मुग़ल पीरियड में और ब्रिटिश पीरियड में, दैट इज़ इन परमानेंट सेटलमेंट, उसमें क्या डिफरेंस था. तो डिफरेंस बहुत ही माइनर है, बट इट वाज एक्चुअली अ गेम चेंजर इन यूपीएससी प्रीलिम्स. ओके, तो अपन उसको देखते हैं इधर पे कि जमींदार जो होता था ड्यूरिंग, स्पेलिंग गलत है ना, जमींदार ड्यूरिंग मुग़ल ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड. तो मुग़ल टाइम में जमींदार वे आर नॉट द लैंड ओनर. ओके, मैं रिपीट करता हूँ,
ड्यूरिंग मुगल पीरियड जमींदार्स वे आर नॉट द लैंड ओनर, बट ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड एंड परमानेंट सेटलमेंट जमींदार्स वे आर द लैंड ओनर. लैंड ओनर नहीं थे इन ब्रिटिशर्स, दे वे आर द लैंड ओनर्स. अभी लैंड ओनर्स नहीं थे तो दे डोंट हैव ट्रांसफरेबल राइट्स. ओके, और लैंड हेरिटेबल नहीं थी. ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखना बस, इस पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है. और जमींदार ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड एज दे आर द लैंड ओनर्स, दे आर द सर्वो सर्वा, सो दे आर द दे हैव द राइट टू ट्रांसफर लैंड. ओके, तो लैंड राइट्स जो थे दे आर ट्रांसफरेबल एंड दे वेर हेरिटेबल. ओके, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन मत बनाना. मुगल पीरियड में लैंड ओनर नहीं थे तो ऑब्वियसली ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल राइट्स नहीं थे उनके पास. अभी जमींदार जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो परमानेंट सेटलमेंट में के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें दे वेर द लैंड ओनर्स, दे वेर द लैंड ओनरशिप गिव देम ट्रांसफरेबल एज वेल एज हेरिटेबल राइट्स ऑफ लैंड. तो इतना बस याद रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मैं वैसे बोल रहा हूँ, इसमें प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा और आपको बस इतना याद रख लोगे ना तो थिंग्स विल सेटल डाउन. अभी हेरिटेबल मतलब क्या होता है? आप अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल है या फिर आपका एंथ्रो ऑप्शनल है, आपको एक वर्ड मिलता है एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज़. अभी जो एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज़ होती हैं दे वे आर द बर्थ बेस्ड आइडेंटिटीज़. मीनिंग इसका है ना, बर्थ बेस्ड आइडेंटिटीज़. अभी जो बर्थ बेस्ड जो चीज़ें मिलती है, जैसे मुझे मेरे फादर से जो बाय बर्थ मिला, जैसे एक सरनेम मिला, तो दैट इज़ बर्थ बेस्ड. ओके, सो दिस बर्थ बेस्ड आइडेंटिटीज़ जो फादर से सन में और सन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, उसको हेरिटेबल राइट्स बोलते हैं. तो हेरिटेबल राइट्स ऑफ जमींदार ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नॉट हेरिटेबल ड्यूरिंग मुगल पीरियड, बट दे वेयर हेरिटेबल ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड एंड परमानेंट सेटलमेंट. बस इतना याद रखना, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसमें एक चीज़ और पढ़ना है, लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसको मैं अगर आप मतलब देखता हूँ वीडियो कितनी लंबी होती है, उस अकॉर्डिंग मैं इसको अलग से बना दूंगा, 5 to 10 मिनट्स का होगा या फिर इसी में इंक्लूड कर दूंगा. और दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगली साल या फिर नेक्स्ट 2-3 साल में एक बार इस एक्ट पे क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि इस एक्ट पे बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है. सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज भी आएंगे अभी थोड़े दिन में, तो वो इस एक्ट से रिलेटेड होंगे. तो दिस एक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स. कुछ इसमें कंसेप्ट आते हैं, एमिनेंट डोमेन एंड लॉट मोर थिंग्स, वो अपन देखते हैं. अभी आ जाते हैं लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया. तो व्हाट इज़ लैंड रिफॉर्म? तो देखो, मैं ये एक्सप्लेन करना भूल गया बेसिक्स में, आप समझ लो. देखो, इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ रिफॉर्म. आपको पता होगा अपने जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनका एक विज़न है, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, RPT. तो इसमें सबसे पहले रिफॉर्म करना है. रिफॉर्म किस में करना है? लैंड रिफॉर्म इन लैंड सिस्टम, बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, बिकॉज ऑफ लो लैंड प्रोडक्टिविटी, बिकॉज ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड. तो अभी लैंड रिफॉर्म्स क्यों करना है? इन सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए. और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लैंड एक्विजिशन. जो लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको स्मूथ बनाने के लिए लैंड रिफॉर्म लेके आए. और वो भी मोर रिसेंट वाला जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2013 का, वो लेके आए. तो अभी रिफॉर्म का मतलब क्या है? रिफॉर्म का मतलब चेंजेस लाना. किसी भी चीज़ में चेंजेस लाएंगे, और वो चेंजेस जो लाएंगे दे वेयर इन अ वे दैट इट विल रेगुलेट. अच्छा, रेगुलेट नॉर्मली नेगेटिव कंटेस्ट में यूज़ होता है, जब प्रीलिम्स में यूज़ होता है, बट इधर पे मैं रेगुलेशन मतलब गवर्नमेंट रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ, वो भी पॉजिटिव मैनर में. तो लैंड का ऑपरेशन, ओनिंग मतलब टाइटलमेंट, और ऑपरेशन बोल चुका हूँ, ओनिंग बोल, लीजिंग. ओके, दिस लीजिंग वाला सिस्टम, 1 मिनट, ऑपरेशन, लीजिंग एंड ऑल दी सिस्टम विल बी इंक्लूडेड अंडर लैंड रिफॉर्म. ओके, तो आपको ये समझ लेना है, इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है ये. फिर इसके बाद ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड ये देख लो कि अकबर के टाइम पे टोडरमल एंड ऑल
लुक एट दिस, थिंग्स विल बी क्लियर डाउन। फिर इसके बाद देखते हैं लैंड रिफॉर्म ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। अभी ब्रिटिश पीरियड में कैसे लैंड रिफॉर्म्स हुए, तो देयर वॉज सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय थ्री system. That is first system which was introduced by Warren Hastings, that is इज़ारे-दारी सिस्टम। इसमें क्या होता था, इसमें 5 ईयर सिस्टम एक फिक्स सिस्टम हुआ करता था। इसमें जो वैरेन हेस्टिंग ने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था उसमें दिस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन बिडिंग। अभी जो लार्जेस्ट हाईएस्ट बिड कर देगा ना, उसके पास लैंड रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स आ जाएंगे, और जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स होंगे दिस विल बी गिवन फॉर 5 ईयर्स। अभी इसका सिस्टम समझो ये कितना कॉम्प्लेक्स है कि अभी 50 पीपल आर सेटिंग इन ऑक्शनिंग। ऑक्शनिंग मतलब जहाँ पे बोली लगती है उस लैंड की। तो उसमें होता क्या था कि कोई भी इंडिविजुअल हाईएस्ट बिड दे देता था। अभी हाईएस्ट बिड देने के बाद जब लैंड रेवेन्यू कलेक्शन होगा, उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू विल बी गोन फॉर द रीपेमेंट ऑफ बिड। तो अब ये कहाँ से लाएगा वो रेवेन्यू बढ़ा देगा, मतलब टैक्स बढ़ा देगा फॉर टैक्स, जो टैक्स इम्पोजिशन हो रहा है लैंड पे वो बढ़ा देगा। अभी प्रोडक्टिविटी तो सेम है और टैक्स बढ़ा दिया, तो इट विल बी अ नाइटमेयर फॉर पीजेंट्स ना। तो दैट वाज एक्चुअली नॉट गुड फॉर पीजेंट एज वेल एज फॉर EIC बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी। तो dual government, that is the system which was introduced by Warren Hastings was not so efficient. That is why a new system introduced by next गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दैट इज़ लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसको अपन ज़मींदारी भी बोलते हैं और परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं। अभी इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, नाम देख लो, परमानेंट एंड ज़मींदारी। मतलब परमानेंट मतलब कुछ फिक्स होगा ना इसमें, तो क्या फिक्स होगा, लैंड रेवेन्यू विल बी फिक्स फॉर नेक्स्ट 20 to 30 ईयर्स बेस्ड ऑन पास्ट 20 to 30 ईयर सर्वे कि कितना लैंड प्रोडक्टिविटी हुई है, क्या लैंड मतलब रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, उस आधार पर नेक्स्ट 20 से 30 ईयर्स के लिए। अब ये ईयर ना ये मतलब डायनेमिक है, किसी बुक में कुछ लिखा है तो ऐसे लिख लो 20 to 30 ईयर्स, ओके। तो फिक्स कर दिया। अभी इसमें जो ज़मींदार हुआ करता था, जैसे मैंने ऊपर बताया, ड्यूरिंग मुगल पीरियड ज़मींदार इज़ नॉट द पर्सन हु वाज अ लैंड ओनर। लैंड ओनरशिप नहीं था उसके पास ड्यूरिंग मुगल पीरियड, ओके। तो जब लैंड ओनर नहीं था तो वो लैंड मतलब लैंड का जो हेरिटेबल राइट्स होते थे और जो ट्रांसफरेबल राइट्स होते थे, दे वे आर नॉट गिवन टू द जमींदार ऑफ मुगल पीरियड, बट द अपोजिट और एंटागोनिस्टिक राइट्स वे आर गिवन टू जमींदार ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड अंडर जमींदारी सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन बन सकता है। बार बार बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा सीरियस ले लेना, है ना। फिर इसके बाद आता है इसमें कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, जैसे जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, बट इसमें एक और नाम आता है जॉन सोर का। जॉन सोर was actually the person who was working under Lord Cornwallis, and he was actually in अवध वाला रीजन, ओके। उधर पे ज़्यादा एक्टिव था। तो याद रखना, जॉन सोर एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस दो पर्सनालिटीज़ एसोसिएटेड हैं ज़मींदारी में। कौन कौन से, लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड जॉन सोर। और इसका देख लो, परमानेंट सेटलमेंट में 19% ऑफ द टोटल लैंड वाज कवर्ड अंडर परमानेंट सेटलमेंट, एंड इट वाज बिहार, बंगाल, नॉर्दर्न मद्रास, बता चुका हूँ ये सारा, एंड बनारस, विच वॉज मतलब दीज आर द रीजन्स अंडर विच मतलब ये आ गया। अभी इसमें ना मैप देखो आप इसका, अपन ने ये वाला रीजन पढ़ लिया, इसमें परमानेंट सेटलमेंट आ गया था। कब आ गया था, 1793 वाले पीरियड में। अभी कौन सा रीज़न रह गया, ये वाला रीज़न रह गया और ये वाला। तो भाई अभी छोड़ेंगे तो है नहीं, तो रेवेन्यू तो इम्पोज करना है, मतलब तो इन्होंने रैयतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इन साउथ वाला इंडिया, ओके, साउथ इंडियन रीजन, मतलब इंडिया ऑफ साउथ वाला रीजन। सो ये समझ लो कि रैयतवारी में क्या होता था, देयर वाज नो मिडिल मैन, सबसे प्रोमिनेंट बात ये है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसने इंट्रोड्यूस किया इसको, रीड, रईस, मुनरो एंड एल्फिस्टोन। इसको एज इट इज़ याद कर लो, मतलब इसको रट लो, रैयतवारी, आर फॉर रैयतवारी, आर फॉर रीड, रईस, मुनरो, एल्फिस्टोन। अभी किसने इंट्रोड्यूस किया, रिपीट करो, सुनते सुनते रिपीट करना, रीड, रईस, मुनरो, एल्फिस्टोन, रीड, रईस, मुनरो, एल्फिस्टोन। किसी का भी नाम दे देंगे, वो स्टेट PSCs में तो पूछा जाता है। और इसमें क्या याद रखना है, देयर वाज नो मिडिल मैन,
रीड रईस मुनरो इंट्रोड्यूस्ड रैयतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास एक्सेप्ट नदन मद्रास एंड बॉम्बे वाला प्रोविंस, ओके। और कितना लैंड आता था? 19% लैंड वॉज कवर्ड अंडर परमानेंट सेटलमेंट, 51% एंड हाइएस्ट मोर देन 50% बोल सकते स्टेट में, मोर देन 50% लैंड वॉज कवर्ड अंडर रैयतवाड़ी। सही है, क्योंकि 51% है, स्टैंडर्ड फिगर है ये। दीज आर नॉट द फिगर विच आई मैनिपुलेटेड एंड राइट देयर, ये दे आर द स्टैंडर्ड फिगर, और आपको इनको इन फिगर को एज इट इज याद करना है, ठीक है। तो 51% ऑफ द लैंड वॉज कवर्ड अंडर दिस सिस्टम एंड इतना याद रख लो। फिर इसके बाद आया महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम वॉज अ सिस्टम विच वॉज इंट्रोड्यूस इन सेंट्रल इंडिया, गंगा यमुना दोआब एंड पंजाब वाला प्रोविंसेस, ओके, पंजाब प्रोविंस, ओके। अभी ये किसने किया? तो इसका नाम है महलवारी, एम फॉर महलवारी एंड एम फॉर मैकेंजी एंड लॉर्ड मैकेंजी एंड देयर वाज वन मोर रॉबर्ट बर्ड, ओके। And it was introduced in 1822. The most important feature, the most important feature of Rayodwari was there was no middleman. Rayot, that is peasant, directly pay to company. In the same manner, Mahalwari का सबसे prominent feature क्या था? The prominent feature was scientific था ये, जो कि बहुत सारे लोग लैक करते हैं, इलॉजिकल बातें करते हैं, ओके। बट द महलवारी सिस्टम वॉज साइंटिफिक, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस रीज़न में लगाया गया तो ये देख लो। अभी ये कॉमन सेंस की बात है ना कि 100% है ना कोई चीज़, क्या है 100%, उसमें से 51% कौन ले गया? रैयतवाड़ी। 19% कौन ले गया? परमानेंट सेटलमेंट। तो बचा कितना? 51, 70 और 30 बचा तो महलवारी, ओके। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डिवाइड द परसेंटेज। एंड अब अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि रैयतवाड़ी सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट था। देयर वाज नो मिडलमैन इन रैयतवाड़ी, याद रखना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद व्हाट वाज द आउटकम, ये आता है मीन्स में। देखो मीन्स का क्वेश्चन देते वो बहुत टफ है, और ले दे के लिखना यही होता है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो ऐसा कुछ ही, मतलब थ्योरी आपने पढ़ी होती है यार, जस्ट बिकॉज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन इज रॉन्ग यू राइट रबिश इन एग्जामिनेशन एंड यू एंड अप गेटिंग बैड मार्क्स। अभी आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको इंटरप्रेट नहीं करना है, क्वेश्चन में जो लिखा है उसको समझना है सबसे पहले तो, और फिर याद करना है कि उस सिलेबस के पॉइंट में हमने क्या पढ़ा हुआ है। जब अपन को ये पता चल जाएगा ना कि हमने सिलेबस के इस पॉइंट से ये क्वेश्चन आया है और इसके अंदर मैंने ये 5 चीज़ें पढ़ी हैं। अभी आप बहुत सारा पढ़ोगे सिलेबस के पॉइंट में, आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आप दिमाग लगा ही नहीं पाओगे कि क्या लिख दूँ अभी मैं। जब आप कंसाइज होकर पढ़ोगे तो आपका दिमाग इतनी ही चीज़ों में चलेगा और आप इस कंटेंट को मैनिपुलेट करके एक स्टैंडर्ड अच्छा सा आंसर लिख के आ जाओगे, और मार्क्स एवरेज मार्किंग तो हो ही जाएगी यार, है ना। तो there was actually capitalist agriculture system during British period, and this was I have a proof for this कि 7% लैंड ओनर ओन्स 54% ऑफ लैंड। आप समझ रहे हो, 50% से ज़्यादा, 7% लोग जो लैंड ओनर्स थे दे कंट्रोल 54% ऑफ लैंड, एंड 28% ऑफ लैंड ओनर कंट्रोल 6% ऑफ लैंड। दिस इज डिस्टर्बिंग फिगर एंड दीज आर द फिगर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। अभी इसको सुधारना तो पड़ेगा ना, तो अभी इसको सुधारने के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स हुए। तो अभी ये जो थ्योरी लिखी हुई है इसको पढ़ लो, मोटा हिसाब मैंने आपको दे दिया है कि अभी मैं पढ़ देता हूँ यार इसको। इंडियन रूरल सोसाइटी कंप्राइजेस ऑफ रिच लैंड ओइंग माइनॉरिटी एंड improvised landless majority, therefore land reform is vital step and demand of that time। बहुत important है एक्चुअली। देयर वॉज आई थिंक जैसे मैंने पढ़ा हुआ है तो मुझे इतना पता है कि लैंड मैनेजमेंट वॉज वेरी हेप्टी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, एंड इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस लैंड मैनेजमेंट, लैंड रिकॉर्ड जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो रखा रहता है, दैट वॉज वेरी हेप्टी, दैट इज़ सो टिडियस, दैट वॉज नॉट एफिशिएंट एट ऑल। तो उसको ये सब बनाना है तो उसके लिए रिफॉर्म्स लाना पड़ेंगे। तो वो रिफॉर्म्स क्या हुए, कैसे हुए, तो तरीका देख लो कि बाय लेजिस्लेशन पढ़ेंगे 3-4 लेजिस्लेशन जो जिसने अपने लैंड रिकॉर्ड और लैंड मैनेजमेंट को
एफिशिएंट बनाया. पीजेंट मोबिलाइजेशन, ऑब्वियसली देयर वाज पीजेंट मोबिलाइजेशन इन केरला, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल. अभी छत्तीसगढ़ में जो मतलब रिवॉल्ट वगैरह हो रहा था, दैट वाज ड्रिवन बाय नक्सलाइट्स. तो देखो इसमें लैंड ग्रैब मूवमेंट, और अभी ये लैंड ग्रैब मूवमेंट जो है ना, दैट इज़ नक्सलाइट मूवमेंट. और एक पीसफुल पोजेशन ऑफ लैंड, दैट इज़ सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका बुरान मूवमेंट. दैट वाज दैट वो, अभी इसको किसने चलाया था, ये आपका क्वेश्चन है, इसको देखो आप. बता देता हूँ. विनोबा भावे वॉज अ पर्सन हु ड्राइव दिस बुदान मूवमेंट, और देयर वॉज वन मोर मूवमेंट, ग्रामदान मूवमेंट. ये सारा कुछ आप देखो, इसको डिटेल में पढ़ो. ये डिटेल में पढ़ने का आपका काम है. मैंने आपको कंटेंट भी दे दिया, मैंने आपको एक आउटलुक भी दे दिया. अभी आई विल नॉट फीड यू एवरीथिंग, ओके. यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू डू समथिंग और फ्यू थिंग्स बाय योर ओन. इसके बाद मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो ऑब्वियसली बता चुका हूँ. लैंड सीलिंग को एक सीलिंग रखना है, टेनेंसी रिफॉर्म्स लाना है, इंटरमीडिएट रीट्स को दूर करना है, लैंड कंसोलिडेशन, प्रिवेंटिंग ऑफ लैंड फ्रेगमेंटेशन, ये सारा कुछ करना है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, देख लो इसको. देन देयर आर आउटकम्स एंड शॉर्टकमिंग्स. आउटकम्स क्या थे वो पढ़ लो, शॉर्टकमिंग्स क्या थे वो पढ़ लो. इसको मैं फीड नहीं करने वाला हूँ. इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें ही इसको डाल देता हूँ, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013. बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर मैं बहुत एकदम हेडिंग्स बना के दिए हैं आपको. अगर आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है उन हेडिंग्स के बारे में, तो आप पढ़ लीजिए उनको. अभी लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का जो नाम है ना, अगर किसी को ये नाम डिटेल में पता चल गया ना कि इसका ये बड़ा नाम क्या है, तो इसका नाम है राइट टू फेयर कंपेंसेशन. इसका नाम है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013. बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं इसको लिखूंगा नहीं है इधर पे, मैंने जो बोला है, अगर आपको लग रहा है कि ये मतलब नहीं मिलेगा कहीं, तो इसको बार बार सुनो. देखो, राइट टू कंपनसेशन, फेयर कंपनसेशन, ये लिखा हुआ है. ठीक है. ट्रांसपेरेंसी इन लैंड रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड एक्विजिशन, ये इतना पढ़ना है अपन को इसमें. फेयर कंपनसेशन क्या होता था, एक फॉर्मूला दिया है लैंड एक्विजिशन एक्ट में. इस फॉर्मूले के अंदर रूलर जो लैंड होगी ना, दे विल गेट मोर वेटेज. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक पीस ऑफ लैंड है मतलब किसी गांव में, और एक लैंड है किसी सिटी में, अर्बन सिटी में. तो इस लैंड की जो वैल्यू होगी, और इसकी कुछ वैल्यू होगी, प्लस मार्केट वैल्यू की बात हो रही है ना, वैल्यू मतलब ऐसे वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट वैल्यू प्लस जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी इस लैंड में, द अमाउंट, द कॉस्ट ऑफ दिस इमूवेबल लैंड, सेम इधर पे, प्लस सोलेटियम. अब ये सोलेटियम क्या होता है, सोलेटियम इज़ अ इमोशनल कॉस्ट ऑफ लैंड. बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरे को मतलब इसमें टाइम लगा था इसको समझने के लिए, और जब मैंने समझा आपको समझाने के लिए तो बहुत अच्छे से समझ में आया. आप भी समझो इस बात को कि सोलेटियम क्या होता है. सोलेटियम इज़ अ फीचर ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसमें राइट कंपनसेशन, फेयर कंपनसेशन जो मिलता है, उसमें जो कॉस्ट जो आपको दी जाती है आपकी लैंड को एक्वायर करने के लिए, उसमें सोलेटियम मतलब एक इमोशनल कंपोनेंट की कॉस्ट भी होती है. आप बस इतना याद रखो. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वैल्यू, मार्केट वैल्यू प्लस वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लस सोलेटियम इंटू 4 ऑफ रूरल वाला लैंड और इंटू 2 ऑफ अर्बन वाला लैंड, ये होता था फॉर्मूला. इस फॉर्मूले को बार बार सुनो, आपको एक बहुत अच्छा मोटा हिसाब मिल जाएगा, एंड दैट विल बी अ बूस्टिंग फॉर योर ब्रेन. एंड आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे मुआवजा मिलता है, जिसको मुआवजा बोलते हैं, कंपनसेशन इंग्लिश में बोलते हैं. तो वो ऐसे मिलता है जैसे मैंने बताया. अभी फेयर कंपनसेशन तो समझ लिया. अभी ट्रांसपेरेंसी इन लैंड, रीसेटलमेंट, एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन. देयर इज वन प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज डेवलपमेंट कैसी हो रही थी इन लेट 20th सेंचुरी. That was actually driven by displacement led development. Okay, so this displacement led development was a problem. अभी क्यों डिस्प्लेसमेंट लेड डेवलपमेंट से क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जो जॉब मतलब ऑब्वियसली जॉब लॉस्ट हो रही थी,
और लाइवलीहुड लॉस्ट हो रही थी, सो देयर वॉज हैप्टी bulking on standard of living. This standard of living was compromised due to this displacement led development. अभी इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स एमिनेट होती थी, तो इस कारण से इसको एक रेशनलाइज लॉजिकल रीसेटलमेंट की तरफ, मतलब लैंड एक्विजिशन के बाद रीसेटलमेंट एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया. लैंड एक्विजिशन, ऑब्वियसली ये रिहेबिलिटेशन, ये सारा कुछ. अभी अपन को इसमें और क्या पढ़ना है. फेयर कंपनसेशन मैं बता चुका हूँ ये. देन लैंड एक्विजिशन के अंदर, हाँ, लैंड एक्विजिशन में जो लैंड एक्वायर होती थी उस, देखो सबसे पहले तो एक चीज़ समझो, एक ही एग्जम्पशन है इसके अंदर कि जो मल्टी क्रॉप्ड इरीगेटेड लैंड होगी दैट विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू एक्विजिशन. ओके, बट देयर आर एक्सेप्शन कि जो लीनियर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, अभी लीनियर प्रोजेक्ट्स कहलाते हैं, जैसे डैम बिल्ड करना है, जैसे हाईवेज मतलब रोड जानी है, दीज आर द लीनियर प्रोजेक्ट. अभी लीनियर प्रोजेक्ट क्या होते हैं ये आप देखना, वरना मैं तो बताऊंगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो. बट लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए आप इस मल्टी क्रॉप्ड इरीगेटेड लैंड को भी ले सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं गवर्नमेंट. ओके, अभी एक बहुत अच्छा सिस्टम है, इसमें नीचे लिखा है एप्लीकेबिलिटी में, उसमें समझा दूंगा मैं उसको. फिर लैंड एक्विजिशन एक्ट, एक्चुअली देयर वाज ब्रिटिश एरा वाला लॉ, दैट इज लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894. दैट वाज आउटडेटेड एंड आर्केइक लॉ. दैट वाज, अब सोचो तुम 150 साल पहले कोई लॉ बना है, वो क्या कवर कर रहा होगा प्रेजेंट डे का, और उसमें ही थोड़ा बहुत चेंज करते करते चल रहा था काम. तो 2013 में एक नया एक्ट आ गया जिसमें एक सॉलिड फ्रेमवर्क के साथ लैंड एक्विजिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, ये सारा कुछ कवर किया उन्होंने. तो दैट इज़ द रीज़न द लॉ वॉज आउटडेटेड, द लॉ वॉज आर्केइक, द लॉ वॉज not efficient enough. That is why a new law, that is Land Acquisition Act of 2013 was introduced. Under this law there was a system, there was a concept of eminent domain. अभी ये समझ लो, ये आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे, मैं इसको रिवीजन जिनने सुन लिया है, जिन्होंने नहीं सुना है उसको मैं समझाता हूँ. एमिनेंट डोमेन मतलब क्या होता है. अगर आपकी फुल कंसेंट नहीं होगी ना, जैसे आपकी ज़मीन है, तो आपकी अगर जैसे 50 लोगों की ज़मीन है, तो 50 लोगों में से 50 लोगों की भी पूरी मतलब कंसेंसस नहीं बनेगा, फिर भी पब्लिक, फॉर द पब्लिक वेलफेयर कैन एक्वायर योर लैंड. अभी कितना परसेंट कंसेंट होना चाहिए पीपल का, तो वो अपन पढ़ते हैं एप्लीकेबिलिटी में. एमिनेंट डोमेन मतलब होता है कि गवर्नमेंट कैन प्रोक्योर और एक्वायर और एक्विसाइट योर लैंड विदाउट योर फुल कंसेंट. दैट इज़ व्हाट द एमिनेंट डोमेन कंसेप्ट इज़. बहुत इंपॉर्टेंट है. एमिनेंट डोमेन कंसेप्ट जो है, दैट इज सब्जेक्टेड टू राइट टू प्रॉपर्टी. दैट इज बाय राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट. दोनों सही बातें हैं, बट इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, बिकॉज विदाउट योर कंसेंट योर प्रॉपर्टी कैन बी एक्वायर्ड फॉर द पब्लिक वेलफेयर. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा मास मतलब थोड़ा दिमाग खोलने वाला कंसेप्ट है कि जो एमिनेंट डोमेन का कंसेप्ट है विच इज़ इंट्रोड्यूस अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 2013, दैट वाज सब्जेक्टेड टू राइट टू प्रॉपर्टी विच वाज रिवोक्ड एज ए फंडामेंटल राइट अंडर बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड विच वाज इंट्रोड्यूस इन 300A एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, प्लस दिस इज ऑल्सो अ स्टैट्यूटरी राइट. बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका इंपॉर्टेंस उतना ही है मेंस में जितना प्रीलिम्स में जमींदार जो मुगल्स में और जो ब्रिटिश पीरियड में अपन ने पढ़े हैं. ओके, उनमें क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ. इसके बाद एप्लीकेबिलिटी. अभी कंसेंट कितना चाहिए, एज सच देयर इज़ नो कंसेंट रिक्वायर्ड. ओके, बट नो कंसेंट रिक्वायर्ड मतलब अभी मैं इसमें डिटेल बताना हूँ. पब्लिक वेलफेयर, मास पब्लिक वेलफेयर के कोई भी प्रोजेक्ट्स होंगे तो आपकी कंसेंट की ज़रूरत ही नहीं है. दे विल एक्वायर योर लैंड और आपको देना पड़ेगा. ठीक है, आपको देना पड़ेगा. यू कांट से नो. ओके, दिस इज हाउ पावरफुल द स्टेट इज़ व्हेन इट कम्स टू पब्लिक वेलफेयर. तो ये सोशलिस्टिक रिजीम को भी शो करता है कि अगर मास वेलफेयर हो रहा है तो आप एक इंडिविजुअल वेलफेयर की बात नहीं होगी इधर. द मास वेलफेयर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंडिविजुअल वेलफेयर. मैं बेसिक क्लास में बताया था कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसमें इंडिविजुअल फ्रीडम की बात होती है, और जो सोशलिस्टिक सिस्टम है इसमें इक्वलिटी की बात होती है. इक्वलिटी इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट. आप इसको 11th क्लास की NCERT जो पॉलिटी की है उसमें से पढ़िए, आपके दिमाग
दिमाग क्या आपका सब कुछ खुल जाएगा इक्वलिटी को लेके। ओके, फिर 70% ऑफ फैमिली कंसेंट रिक्वायर्ड। अभी जब पब्लिक पीपीपी के प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें जो ऑनरशिप होगी वो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट में लाई करेगी, तब उस केस में 70% फैमिली के कंसेंट की ज़रूरत होगी। मतलब 100 फैमिलीज में से सिर्फ 70% या फिर 71% फैमिलीज अगर कंसेंट दे देंगी तो जो रेस्ट ऑफ द 30% लोग हैं ना, उनकी कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। द लैंड ऑफ दोज 30% विल ऑल्सो बी प्रोक्योर्ड। ओके, बट इन केस ऑफ पीपीपी प्रोजेक्ट इन विच प्राइवेट प्लेयर इज ऑनर्स के पास जो ऑनरशिप है, उस केस में मैं रिपीट कर रहा हूँ, उस केस में जो लैंड ओनरशिप राइट है दैट विल बी गिवन टू तो कितने परसेंट फैमिली को की कंसेंट की जरूरत पड़ेगी? 80%। ओके, दिस इज व्हाट इस एक्ट के अंदर एक और कंसेप्ट है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये डेफिनेशन है, ये पढ़ लो। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट जो मतलब इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है उसका एनवायरनमेंट पे क्या प्रोजेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है उसको असेस, मॉनिटर, इवेल्यूट बोथ पॉजिटिव नेगेटिव कंसिक्वेंसेस को देख के, इंटेंडेड अनइंटेंडेड मतलब कंसिक्वेंसेस को देख के उसकी समीक्षा की जाती थी। ओके, लाइकवाइज इन सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट इधर पर सोशल जो इंटेंडेड एंड अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वॉट एवर, उनको इस एवेल्यूट किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। देन उसकी कुछ साइडलाइन ऑप्शंस क्रिएट किए जाएंगे, और ये जो साइडलाइन ऑप्शंस होंगे दे विल एक्ट एज अ इम्पैक्ट कंपनसेटर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इतना बहुत नहीं है, मतलब अच्छा कंसेप्ट है। तो जब आप EIA पढ़ोगे, द सेम EIA की डेफिनेशन UNEP ने जो दी है, सेम डेफिनेशन इसमें लिख सकते हो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में। और एक और एक्ट है मॉडल एग्रीकल्चर एक्ट लीजिंग, मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016। अराउंड 20% ऑफ लैंड इज मैनेज बाय टीनेंट्स फार्मर विद एक्सेप्शनली हाई इन आंध्र प्रदेश। ये सब देख लो। इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लैंड पूलिंग पॉलिसी। आप इसमें बे फॉरवर्ड लिख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर में, जो लैंड रेवेन्यूज उसमें आप डाल सकते हैं लैंड पूलिंग पॉलिसी। इसका मतलब क्या है? सॉर्ट ऑफ लैंड बैंक क्रिएट करेंगे। मतलब जो छोटी छोटी लैंड है ना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास 200 एकड़ लैंड है, लेकिन उसकी 2 एकड़ लैंड बहुत आउटर में है, तो उस लैंड को गवर्नमेंट खरीदेगी, पूल में डालेगी। ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज जो अलग अलग लोगों की लैंड होगी उनको इस पूल में डाल दी जाएगी। सो देयर विल बी लॉट ऑफ chunks of land available in this pool. Now whenever the project is new projects tabled in for the development sake, उसमें क्या होता है, इन लैंड को मद्देनजर रख के इनको टेबल करके उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है कि इस लैंड का भी यूज़ आ जाए, इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट भी रिकवर हो जाए, और साथ साथ में अपना जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है दैट बिकम वायबल, एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव एज वेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना लैंड पूलिंग पॉलिसी। ये जो लैंड बैंक का कंसेप्ट है, अभी आप पढ़ोगे लैंड बैंक, ये होमवर्क है आपका, ये देखना है आपको व्हाट इज़ लैंड बैंक। इस लाइन में आपको लैंड पूलिंग समझ में आ जाएगा। जो मैंने बताया दैट इज़ मोर देन इनफ, एक्चुअली नॉट मोर देन इनफ, दैट इज़ सफिशिएंट। बट आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ो इसको डिटेल में, ऑब्वियसली नॉलेज अंडरस्टैंडिंग सब बढ़ेगी। दैट इज़ ऑल फॉर द टुडे। Hope you enjoyed it. Stay tuned for the next video. Thank you so much. Bye bye.